नमस्ते बच्चों। बच्चों आज जो केमिस्ट्री में टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है एल्केन, जो कि आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ते हो। हाइड्रोकार्बन यानी कि जो आप एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ते हैं, उसमें आज मैं एल्केन आपको करवाने जा रहा हूं। एल्केन में आज मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में इससे पहले बना चुका हूं जो कि बहुत लंबा वीडियो है, और वो वीडियो करीब 6 घंटे और कुछ मिनट का है। 6 घंटे कुछ मिनट, जिसमें मैंने सारी रिएक्शंस को, सारी बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। उस वीडियो को मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि उससे पहले मैं एक और छोटा वीडियो बना रहा हूं एल्केन टॉपिक पर ही, जिसमें पहले मैं आपको एक छोटी वीडियो में एल्केन चैप्टर के बारे में मेन जितनी बातें हैं, मुख्य जितनी बातें हैं, वो पहले आपको अच्छे से बता दूं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जब ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उस बड़े वाले वीडियो को, जो कि करीब 6 घंटे का है, उसको अपलोड करूंगा। 6 घंटे का वीडियो एक साथ आप देख नहीं पाएंगे, उसमें डिस्टरबेंस भी होगा, आपका बीच में उठ के भी जाना पड़ेगा। तो मैं उस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में थोड़ा सा कट करके अपलोड कर दूंगा, जिसमें एक एक पार्ट में 5-5, 6-6 रिएक्शंस या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक साथ करके, एडिट करके, उस तरह से मैं अलग अलग उसको कर दूंगा, जिसमें आप एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ जाओगे। तो आज जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं इससे पहले उसको बना चुका हूं, वो ऑलरेडी कंप्लीट है, बट उससे पहले मैं उसी चैप्टर को थोड़ा जल्दी आपको रटवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, और ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो मेरा नाम है बच्चों आशुतोष दुबे, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप लोग इस समय मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। एक्स्ट्रा पीरियड चैनल पर धीमे धीमे हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, और ये केवल एक नीट या IIT का ही चैनल बन के नहीं रहेगा। ये एक एजुकेशनल ऐसा चैनल बन रहा है जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको हमारे चैनल पे कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिले जो कि उसके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं एल्केन। और एल्केन इस वीडियो में थोड़ा जल्दी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। ठीक, स्पीड अच्छी रखूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपसे कि ऑलरेडी मैं एक वीडियो अभी शूट कर चुका हूं इससे पहले ही। तो वो 6 घंटे का वीडियो जब मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, वो आपको बहुत अच्छे से फिर और समझ में आएगा। एक एक चीज बहुत डिटेल में है उसमें। अभी पहले पूरा चैप्टर एक बार जल्दी से एक तरह से रिवीजन टाइप कर लेते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना, उन चीजों को फटाफट समझ लेते हैं। तो एक नाम आया हाइड्रोकार्बन। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें लिखा हुआ हाइड्रो और फिर लिखा हुआ कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? आपका जवाब होगा ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो ये कि मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी कि हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स क्या है, कहां से ये हमें मिलते हैं। तो जिस ऑप्शन में आपको लिखा मिले पेट्रोलियम एंड कोल, उसको आंसर बताना। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सीखे। पहला क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, आंसर हुआ ऐसे कंपाउंड्स जो केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है क्या, तो मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों पेट्रोलियम एंड कोल। इसके बाद हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड होते हैं, इनको 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, इन्हीं को एसाइक्लिक भी कहते हैं, और एक होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, इन्हीं को साइक्लिक भी कहते हैं। क्लोज चेन को बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक साइकिल जैसी बन जाए, एक रिंग बन जाए, ठीक।
और ओपन चेन को बोलते हैं एसाइक्लिक। देखो इसमें लिखा हुआ एसाइक्लिक, एसाइक्लिक का मीनिंग समझना, ए का मतलब होता है एब्सेंट और साइकिल का मतलब साइकिल, जिसमें जो रिंग है वो ए मींस एब्सेंट, जिसमें रिंग एब्सेंट है उसको बोलेंगे एसाइक्लिक। अब जब रिंग एब्सेंट है तो उसी को हम बोल देंगे ओपन चेन, और जो क्लोज चेन होते हैं इनको हम बोलेंगे साइक्लिक। बच्चों जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड क्या है, थोड़ी सी बात समझना यहां पे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें सारे कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड, सी वाली कंडीशन होगी। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये दो तरह के आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ने हैं एल्कीन और एक पढ़ने हैं एल्काइन। बच्चों जो एल्कीन होते हैं वो होते हैं जिनमें कंपाउंड में कहीं पर भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, और एल्काइन वो जिसमें कार्बन कार्बन की जो चेन है उसमें कहीं पर भी अगर एक बार भी सी ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाए, एक से ज्यादा बार तो हो ही सकता है, कम से कम एक बार सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर है तो एल्काइन, और कम से कम एक बार अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो एल्कीन। तो यहां तक क्या क्या क्वेश्चन बने थे, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आंसर होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स क्या होता है, आंसर होगा पेट्रोलियम एंड कोल। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन को कितने टाइप से डिवाइड किया गया, आप बोलेंगे दो, कौन कौन से, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एसाइक्लिक। क्लोज चेन का ही दूसरा नाम क्या होता है, साइक्लिक। जो ओपन चेन होते हैं इनको फर्दर कितने टाइप में डिवाइड किया गया, दो टाइप, कौन कौन से हैं, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल कौन होता है, एल्केन। अनसैचुरेटेड के एग्जांपल कौन होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। जो सैचुरेटेड होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। जो अनसैचुरेटेड हैं इनमें जो एल्कीन होते हैं इनमें क्या कंडीशन होती है, कम से कम एक बार सी डबल बॉन्ड सी जरूर आएगा। एल्काइन में क्या कंडीशन होती है, कम से कम एक बार सी ट्रिपल बॉन्ड सी जरूर आएगा। इसके बाद क्लोज चेन को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। बच्चों जो एलिसाइक्लिक हैं इनके एग्जांपल होते हैं साइक्लोएल्केन एंड साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्केन का मतलब इस तरह के लोग, जैसे ये है साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोएल्कीन का मतलब साइकिल है और उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये था साइक्लोब्यूटेन और ये था साइक्लोब्यूटीन, तो ये हो गया साइक्लोएल्कीन। और एरोमेटिक वो होते हैं जो आप बेंजीन रिंग वाले पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने के लिए हकल रूल होता है। कौन सा रूल, हकल रूल। ये हकल रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस हकल रूल की मदद से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन एरोमेटिक है या कौन एरोमेटिक नहीं है। तो बच्चों ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन के ऊपर। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं एल्केन, इनके बारे में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं फटाफट एक नजर में देखेंगे। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है, आंसर होगा एल्केन। अगला क्वेश्चन बन सकता है एल्केन का ही दूसरा नाम क्या होता है, आंसर होगा पैराफिन। तो चाहे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो, चाहे एल्केन बोलो या पैराफिन बोलो, तीनों सेम बातें हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो एल्केन होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, आंसर होगा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर n की वैल्यू 1 से शुरू करके कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह कुछ भी। तो जनरल फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें CH4 फॉर्मूला मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा C2H6,
n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा C3H8। तो n की जगह पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसको समझाए दे रहा हूं, जैसे CnH2n प्लस 2 है। मान लो सपोज करो n इक्वल्स आपने 2 रखा तो क्या बनेगा C2H2 इंटू n इक्वल्स 2 हमने माना है, तो 2 इंटू 2 और प्लस 2 जब सॉल्व करोगे तो आया C2 और H 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ये बन गया C2H6, वही यहां पे लिखा हुआ था। तो n की वैल्यू 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चाहे कुछ भी आप रख सकते हो। CnH2n प्लस 2 टाइप के लोग एल्केन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो बच्चों इसमें बन सकता है वो ये कि जो एल्केन होते हैं इनको पैराफिन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन में लिखा मिलेगा एल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें लिखा मिले कि एल्केन को पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका लेस रिएक्टिव नेचर होता है, ये रिएक्टिविटी इनकी कम होती है, लेस। अब पैराफिन का मीनिंग क्या है? पैराफिन लैटिन में दो नामों से मिलकर बना, एक पैरम और दूसरा एफिनिस। पैरम का मतलब होता है लिटिल, लिटिल यानी कि थोड़ा सा, और एफिनिस का मतलब एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब रिएक्टिविटी। तो जिन लोगों में लिटिल रिएक्टिविटी होती है, कम रिएक्टिविटी होती है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको लैटिन भाषा में पैरम एंड एफिनिस से मिलकर बना दिया नाम पैराफिन। तो एल्केन को पैराफिन क्यों कहा जाता है? जिस ऑप्शन में लिखा मिले, क्योंकि इनका जो नेचर है वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल्केन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? आंसर होगा sp3। एल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो बॉन्ड एंगल बताएंगे 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को आप बोल सकते हो 109.5 डिग्री। ठीक, और जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए टेट्राहेड्रल शेप बताएंगे, क्योंकि sp3 में क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अरे भैया sp लीनियर होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है। तो sp3 है इस वजह से टेट्राहेड्रल। बच्चों, जो कार्बन कार्बन की चेन होती है एल्केन में, ये एकदम सीधी नहीं होती, बिल्कुल लीनियर नहीं होती। कार्बन कार्बन की चेन हमेशा जिगजैग होती है। तो जो कार्बन कार्बन चेन है इज नॉट लीनियर बट जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक, जैसे सपोज करो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन जो ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन जो 4 कार्बन है। तो जो हम लोग ऐसे सीधे सीधे बना देते हैं कॉपी में या बुक में, ये अपनी आसानी के लिए, लिखने में आसानी हो उसके लिए बना देते हैं। रियल में ये ऐसे नहीं होते, ये जिगजैग होते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े होते हैं, इस तरह से, ऐसे। ठीक, जैसे यही है तो ये ऐसे होगा, इस तरह से CH3 CH2 CH2 और CH3, जिसको बोलेंगे जिगजैग, जिगजैग, जिगजैग। तो जिगजैग यानी कि इस तरह से टेढ़े मेढ़े। तो जो कार्बन कार्बन चेन होती है वो लीनियर नहीं होती, कैसी होती है? जिगजैग होती है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं अलग से, जिसमें एक जगह पे टर्म आया कि आइसो एल्केन और एक जगह पे टर्म आया नियो एल्केन। बच्चों, ये आइसो एल्केन कब आपको बोलना है और नियो एल्केन कब बोलना है, जरा हमें ये समझना है। देखिए, दो नाम आए थे, कौन कौन से नाम आए? एक नाम आया आइसो एल्केन। तो आइसो एल्केन जरा समझ लो, आइसो एल्केन ये तब बोलेंगे जब कार्बन चेन में CH3 CH CH3 इस तरह से लगा हुआ हो, CH3 CH CH3 इस तरह से लगा हो और आगे कार्बन की चेन हो, तो हम नाम में लिखेंगे आइसो। ठीक, यहीं पर बच्चों एक और नाम आया नियो एल्केन। देखो, नियो एल्केन ये तब बोलेंगे जब कार्बन की चेन में इस तरह से लगा हो CH3C CH3 CH3 और इसके आगे और कार्बन की चेन लगी हुई हो, तब हम बोलेंगे
नियो। तो जब इस तरह की कंडीशन लगी हो तो बोलते हैं आइसो, जब इस तरह की कंडीशन लगी हो तो इसको बोलते हैं नियो। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल द एल्केन हैव ओनली कार्बन कार्बन sp3 देखिए कार्बन का मैंने अभी बताया था हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, इस वजह से लिखा है sp3 ये भी sp3 ये भी sp3। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में sp3s, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 से आया 1s1, इसके पास यही केवल s ऑर्बिटल होता है, तो इस वजह से ये लिख दिया जाता है s। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच बताएंगे sp3 कार्बन हाइड्रोजन के बीच बताएंगे sp3s। ओके, इसके बाद यहां पर बच्चों आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जा सकती है, तो आपको बताना है कि एल्केन में जो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन के बीच 1.54 एंगस्ट्रॉम। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि एल्केन में कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, तो आपका आंसर होगा 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ 1.54 एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1.09 एंगस्ट्रॉम। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं जिससे आपको हर लाइन से यह समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में या किस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई के एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस किस तरह से बन सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगली बात जो शुरू होती है वो है आइसोमेरिज्म इन एल्केन। एल्केन में किस किस तरह की आइसोमेरिज्म हो सकती है उस पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एल्केन होते हैं इनमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म तब होगी जब एल्केन में कम से कम 4 कार्बन एटम हो। तो जब एल्केन में कम से कम 4 कार्बन एटम होते हैं तो ऐसे एल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब कम से कम 4 लिखा है, इसका मतलब अगर कार्बन का नंबर 1 है चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी, कार्बन का नंबर 2 है चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी, कार्बन का नंबर 3 है चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। कम से कम 4 कार्बन हैं अगर तो चेन आइसोमेरिज्म होगी, अगर 5 हैं तब भी होगी, 6 हैं तब भी होगी, 7 हैं तब भी होगी। ठीक, इसका मतलब जब बच्चों बोला गया कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए तब चेन आइसोमेरिज्म होगी, तो 4 कार्बन कम से कम जिस एल्केन में होते हैं उस एल्केन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। इसका मतलब अगर पूछा जाए एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म किस एल्केन से शुरू होती है, आंसर होगा ब्यूटेन से शुरू होती है। ठीक, और अगर कहा जाए कौन कौन से एल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं तो आपका आंसर होगा 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला ईथेन एंड 3 कार्बन वाला प्रोपेन। ये लोग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों देखिए, अगला पॉइंट है जो एल्केन है इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे हो सकती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसे मान लीजिए यही एक एग्जांपल है, ठीक, एक ये है और एक ये है, हमें पता करना है इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। देखिए पोजीशन, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म पता करनी है। अगर हम इसका नाम देखें, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। और इसी का एक कंपाउंड ये बनाया, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 पोजीशन पर, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 3 पोजीशन पर। जो साइड ग्रुप लगा है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकती थी, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी
हो सकती है। अगला पॉइंट है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्केन में कितने कार्बन होने, मतलब इतने कार्बन होने पे कितने आइसोमर बनते हैं, तो ये आप ऐसे याद रखना। देखिए C4 से शुरू हुआ, C1 C2 C3 से शुरू नहीं हुआ। क्यों शुरू नहीं हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने कि जो 1 2 3 कार्बन वाले एल्केन होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म नहीं होती है, कम से कम 4 कार्बन होनी चाहिए। ये अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया है। तो आपको पॉसिबल आइसोमर याद रखने हैं, तो पॉसिबल आइसोमर आप ऐसे याद रखो। देखो एक तरफ मैं लिखे दे रहा हूं कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरी तरफ लिखे दे रहा हूं आइसोमर। देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर है 1 2 3, तो इनमें तो आइसोमर बनेंगे ही नहीं, 1 2 3 में नहीं बनेंगे। इसके बाद अब आपको याद रखना है, तो इसके बाद आप याद रखो एक सीक्वेंस में अगर कार्बन का नंबर है 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10, तो आइसोमर कितने कितने बनेंगे? 1 2 3 में तो नहीं बनते। इसके बाद एक सीक्वेंस में आप याद रखिए, अच्छे से याद रखना, ये आपको याद रखना है 2 3 5 9 18 35 एंड 75। 2 3 5 9 18 35 75। क्वेश्चन समझना, अगर एल्केन में कार्बन का नंबर 1 है 2 है 3 है तो आइसोमर नहीं बनते हैं। अगर एल्केन में कार्बन का नंबर 4 है तो आइसोमर बनेंगे 2, 5 में बनेंगे 3, 6 कार्बन है तो आइसोमर बनेंगे 5, 7 में बनेंगे 9, 8 कार्बन है तो बनेंगे 18, 9 कार्बन है तो बनेंगे 35 और 10 कार्बन है तो बनेंगे 75। इनको एक सीक्वेंस में याद कर लो। 1 2 3 में आइसोमर नहीं, और उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 में याद रखना है 2 3 5 9 18 35 75। 2 3 5 9 18 35 75। आप लोग 2-4 बार बोलिए मेरे साथ साथ, याद हो जाएगा। 2 3 5 9 18 35 75। 2 3 5 9 18 35 75। तो ये आपको आइसोमर के नंबर भी याद हो गए होंगे। ये बात फटाफट आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद बच्चों देखो वही चार्ट बना है। कार्बन का नंबर जब 4 5 6 7 8 9 10 है तो 2 3 5 9 18, और इसके बाद एक यहां पे मिसिंग है C9 वाला, C9H20। तो जो C9H20 है इसमें आपको याद रखने हैं बनते हैं 35। ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। C9H20 होगा क्योंकि CnH2n+2, 9 दूनी 18, 18 2 20, ठीक है। इसके बाद बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है अगर एल्केन में कोई एक साइड में लगा है, जैसे एक Cl लगा हो, एक Br लगा हो, एक I लगा हो, ठीक है, या एक NO2 लगा हो, तो जो इस तरह के होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो का मतलब एक और सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक साइड ग्रुप अगर कोई भी लगा हुआ है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विद एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और उसके बाद जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, डाई का मतलब 2 साइड ग्रुप जिनमें लगे हों, 2 साइड ग्रुप जिनमें लगे हों विद एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। इनके एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं सिंपलेस्ट एल्केन शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे सिंपल एल्केन जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता हो, तो बच्चों इसका आंसर है 3-methyl हेक्सेन। सिंपलेस्ट एल्केन शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 3-methyl हेक्सेन। अगर भूल भी जाओ तो ऐसे याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है, कायरल कार्बन होना जरूरी है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है, तो कायरल कार्बन होता क्या है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो देखिए
कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, ये हो गया यहां पे कायरल कार्बन। एक तरफ सबसे सिंपल से शुरू करेंगे, एक तरफ H लगा दिया, अब दोबारा H लगा नहीं सकते तो फिर एक तरफ मिथाइल लगा दिया, अब मिथाइल भी रिपीट नहीं कर सकते तो मिथाइल से बड़ा इथाइल लगा दिया, अब इथाइल भी रिपीट नहीं कर सकते तो इथाइल से बड़ा प्रोपाइल लगा दिया। तो एक तरफ H से शुरू किया, H मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और जब ये लगा कि आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो नाम इसका आएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ये होता है सिंपलेस्ट एल्केन जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। ओके, इसके बाद बच्चों द सिंपलेस्ट एल्केन CH4। पहले तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा है। अब यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किसी की बात नहीं हो रही, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन। तो भैया सिंपलेस्ट एल्केन आपको पता करना है तो CnH2n+2 मैंने बताया था। सबसे सिंपल होगा n बराबर 1, n इक्वल्स 1। जब n की जगह पे 1 रखोगे तो C1H2 × 1+2 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा C1। 1 लिखने की जरूरत नहीं, और H हो गए 2 एकम 2 और 2 4 तो CH4। तो सिंपलेस्ट एल्केन हो गया CH4। ओके, तो सिंपलेस्ट एल्केन CH4 है। CH4 के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको याद रखनी है। जो सिंपलेस्ट एल्केन CH4 है इसी को मार्श गैस या फायर डैम्प भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मार्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है, आंसर होगा CH4 यानी कि मीथेन। फायर डैम्प का फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी आपका आंसर होगा CH4 यानी कि मीथेन। इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि कोल गैस में लगभग कितना मीथेन होता है। तो आप बताएंगे कोल गैस में लगभग 40% मीथेन होता है। ये पॉइंट बच्चों मीथेन के बारे में लिखे हुए हैं। एक पॉइंट और है कि जो मीथेन है इसको बनाने के लिए एक तरीका है, जो मीथेन इसमें लिखा है इज मेन सोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेसिस गैस। सॉरी, बनाने का नहीं, जो मीथेन होता है ये सिंथेसिस गैस को बनाने के लिए एक मेन सोर्स होता है। सिंथेसिस गैस क्या है, CO+H2। इसके मिक्सचर को कहा जाता है सिंथेसिस गैस और इसको मीथेन से बनाया जाता है। जब यह मीथेन में स्टीम, ये जो लिखा हुआ है वाटर आगे V लिखा है यानी कि वेपर, वाटर वेपर का मतलब स्टीम। मीथेन में जब स्टीम हम फ्लो कर देते हैं, पास कर देते हैं तो बनता है CO+H2। इसी को बोला जाता है सिंथेसिस गैस। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है द मेन सोर्स ऑफ एल्केन इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। रटने वाली बात है। और एक पॉइंट है जो नेचुरल गैस है इसमें लगभग प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इसमें लगभग 80% मीथेन, 10% इथेन एंड 10% बाकी लोग होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ H2N2 एंड CO2। तो ये H2N2 CO2 उतने जरूरी नहीं है। आपको मेन बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो नेचुरल गैस है उसमें 80% लगभग मीथेन होता है और 10% इथेन, बाकी 10% में बाकी के लोग होते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स थे जो एल्केन के बारे में हमने देखे। इसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आते हैं। देखो बच्चों, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का मतलब है एल्केन बनाने के सामान्य तरीके। बच्चों जो एल्केन बनाने के तरीके हैं उसमें एक तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए ये सारी की सारी बातें मैंने अभी आपसे बोला था जब ये वीडियो शुरू किया है कि इस वीडियो को अभी जब मैं शूट कर रहा हूं इससे पहले करीब 6 घंटे का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें इन सारी रिएक्शंस को बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बता के एक एक चीज बताई है। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने बोला मैं इसके बाद उसको अपलोड करूंगा। पहले एक मैं ऊपर आपको आइडिया दे दूं कि किस रिएक्शन में क्या होता है। ठीक, तो जो डीकार्बोक्सिलेशन है इसका मतलब समझो बच्चों, डी का मतलब होता है निकल जाना और कार्बोक्सिलेशन मींस होता है
कार्बोक्सिलेशन, डी मींस निकल जाना और कार्बोक्सिलेशन, शन मतलब रिएक्शन और कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, CO2 निकल जाए, उसको हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम मॉलिक्यूल हैविंग COOH ग्रुप। आपको यहां पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो ये कि आपको कोई भी कंपाउंड ऐसा दिया जाए जो कि RCOONA टाइप हो, RCOONA या फिर RCOOK टाइप, चाहे Na हो या K हो, ठीक, और इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराई गई हो। सोडा लाइम बच्चों क्या होता है? सोडा लाइम होता है ये NaOH प्लस CaO, ये होता है सोडा लाइम। तो इस टाइप का अगर कोई भी है और उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराई गई, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो R है, जो R है, कलर थोड़ा दूसरा ले लूं, ये जो R है, आपको इस R में H लगा देना है। ऐसे ही यहां पे जो R है, बस इस R में एक H लगा देना है, मींस COONA हटा देना, COOK हटा देना, और जो R है उसमें H लगा देना। R का मतलब है कोई भी कार्बन की चेन। कार्बन की चेन चाहे छोटी हो, बड़ी हो, चाहे जैसी हो, उसमें आपको बस एक H लगाना है। तो ये होता है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक। बाकी डी कार्बोक्सिलेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। मेन बात जो थी वो मैंने आपको बता दी है। इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें पूरी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? ओके। तो बच्चों जो मेन बात थी वो यही थी कि COONA COOK इसको हटाना है और इसकी जगह पर हमें H लगाना है, ठीक है। डिटेल में बहुत सारी रिएक्शंस के एग्जांपल जो मैं इसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको मिलेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतनी बात याद रखो पहले कि डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करना है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करानी है। सोडा लाइम NaOH प्लस CaO होता है। हमें ट्रिक याद रखनी है इसकी, COONA को हटा के H, COOK को भी हटा के H कर देना है। इसके बाद बच्चों अगली जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन होगी जिसमें आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखा मिलेगा कि एक कोई एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड को सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया गया है, बताइए क्या बनेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, एल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया गया है, क्या बनेगा। आप इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, वो ये है बच्चों कि जो R है बस आप इसका डबल कर देना, यानी कि R में एक R और लगा देना, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। जो R है उसी में एक R और लगा देना, यही आपका आंसर हो गया। इस बात को ऐसे समझो जैसे सपोज करो अगर था CH3Cl तो इससे बना देना, यहां पे R क्या था, ये था CH3, तो CH3 इसी में हमने एक और CH3 लगा दिया, ये हो गया आंसर। जैसे अगर होता CH3CH2Cl तो इससे बना देना CH3CH2, ये हमने R जो था CH3CH2 ये लिखा। अब इसका डबल करना है, यानी कि 2 कार्बन थे, 2 कार्बन ही और लगा देना, तो 2 कार्बन और लगा के बन गया CH2CH3 लगा दिया, आंसर हो गया ये, मतलब बन गया ब्यूटेन। तो इसको बच्चों बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो वुड्स रिएक्शन के बारे में बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स ये हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक नजर में बस पढ़ना है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तरीका बताया वो तरीका याद रखना कि जो R है यानी कि जो कार्बन चेन है आपको उसको डबल करना है। R में
एक और R लगा देना है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वुड्स रिएक्शन के मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद वाला जो वीडियो डिटेल वाला है वो जरूर देखना, क्योंकि वुड्स रिएक्शन पे बहुत सारी रिएक्शंस उसमें मैंने बताई हैं, टाइप्स बताए हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं वो बताए हैं। एक्सेप्शनल केस टर्शरी एल्काइल हैलाइड में आता है। जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं, तो वुड्स रिएक्शन देते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हैं वो वुड्स रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों जब टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, देखो यहां पे ये बात लिखी हुई भी है कि दिस रिएक्शन फेल्स इन केस ऑफ टर्शरी हैलाइड्स। जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है वो मैं जल्दी से आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए था CH3C, CH3, CH3 और Cl, इसकी सपोज करो वुड्स रिएक्शन हुई, तो आपको यहां पे जो ये R है इसका डबल नहीं करना है। अगर इसके साथ में लिया गया है सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर है वो आप इस तरह से बताना, यहां पे आंसर ऐसे बताना CH3C CH3 और एक तरफ जो CH3 था उसकी जगह पे डबल बॉन्ड CH2 कर देना। तो जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं उनके केस में अगर सोडियम एंड ईथर आपने लिया है तो एल्कीन बन रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो वुड्स रिएक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में होती है, टर्शरी में नहीं होती है। इन बातों को डिटेल में इसके नेक्स्ट बाद वाले वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे से और भी समझेंगे। तो बच्चों ये हो गया वुड्स रिएक्शन। इसके बाद फटाफट जरा अगला देखते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बच्चों एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है वो लोग जिनमें लगा होता है X मतलब ClBrI कुछ भी लगा हो। आपको क्या करना है कि अगर कोई RX टाइप का है, RX का मतलब जैसे CH3Cl या CH3CH2Cl, R की जगह पर कोई भी कार्बन की चेन लगी होगी, ठीक। तो कार्बन की चेन कोई भी थी, आपको सिर्फ इतना करना है कि X को हटा देना है और X को हटा के उसकी जगह पर H लगा देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। इस बात को आसान से तरीके से ऐसे समझो, जैसे अगर होता CH3 CH2 Cl, तो आपको क्या करना था, X को हटाकर H लगाना था। तो बच्चों जरा X को हटा के H लगा देते हैं, यानी कि ये Cl हटा के H लगाना है, तो ये हो गया CH3। और देखो जब यहां पे H लगाओगे तो 2 H पहले से हैं, एक H आपने और लगा दिया, तो 2 H पहले से थे, एक लगा दिया, कितने हो गए 3, तो ये CH2 से बन जाएगा CH3। ये हो गया आंसर। समझ में आ गई बात। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इस तरह से किया जाता है। यहां पर बच्चों जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इस पे जरा ध्यान दो। ये आप जरा याद कर लेना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से लिए जा सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो लोग जो RX को बदल देते हैं RH में, यानी कि ClBrI जो भी लगा है उसकी जगह पर आपको H लगा देना है। रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक ZnCu कपल इन एथेनॉल, मतलब ZnCu है साथ में एथेनॉल है, एथेनॉल का मतलब इथाइल एल्कोहल, या रेड फास्फोरस प्लस HI को यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या फिर AlHG प्लस एथेनॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक। बच्चों जो AlHG है आप इसी को बोल सकते हैं अमलगमेटेड एल्यूमिनियम। जब मरकरी साथ में होता है तो अमलगम बनता है और हम लोग टर्म यूज करते हैं अमलगमेटेड, तो इसको लिख सकते हो अमलगमेटेड एल्यूमिनियम के साथ में इथाइल एल्कोहल आपने ले लिया। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन आप कर सकते हो, बस X को हटा के
H लगाना है। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसको एक नजर में पहले पढ़ लेना अच्छे से, ताकि जब मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इनकी रिएक्शंस और बताऊंगा, कुछ एक्सेप्शंस बताऊंगा, उसमें आपको एक एक चीज समझ में भी आए और आपको मजा भी आए। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं हर रिएक्शन के बारे में। इसके बाद बच्चों जो अगला हमारा हेडिंग है वो है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन का जरा मतलब समझो। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा दी। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा दी एल्कीन की। तो बच्चों हाइड्रोजन के साथ जब एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो आपको इसमें एक नाम याद रखना है, सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड। सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड। तो ये सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड क्या होता है? सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड में हाइड्रोजनेशन किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है निकल की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेल्सियस। ये पूरी कंडीशन याद रखना। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या? हाइड्रोजन जो H2 है, एक H इसको और एक H इस कार्बन को मिल जाता है। तो देखो ये CH2 था, बन गया CH3, ये भी CH2 था तो ये भी बन गया CH3, और डबल बॉन्ड की जगह हो गया सिंगल बॉन्ड। इसको बोला जाता है सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड। निकल 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। तो ये देखो ए नंबर लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ है सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड, ये ए नंबर, ये पूरा सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड है। अब ये जो नीचे बातें लिखी हैं ये बातें सेवेथियर-सैंडेरेंस मेथड नहीं, ये ए जो था यही था सेवेथियर-सैंडेरेंस। ये पॉइंट्स अलग हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं बच्चों? ये पॉइंट्स ये हैं कि अगर हम इसी रिएक्शन में निकल की जगह पर, अगर हम निकल की जगह पर पीडी या पीटी, प्लेटिनम या पैलेडियम यूज कर लें, निकल की जगह पर अगर पीडी या पीटी यूज कर लें, तो 200 डिग्री सेल्सियस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। तो पीडी या पीटी की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है। और इसी तरह से एक टर्म है रेने निकल। अगर यहां पर जो कैटलिस्ट लिया गया था वो कैटलिस्ट Ni की जगह पर रेने निकल लिया जाए, उस कंडीशन में भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। रेने निकल क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना था? अगर निकल लिया है तो 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी। पीडी लिया है, पीटी लिया है या रेने निकल लिया है तो ये रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों रेने निकल होता क्या है? रेने निकल होता है, ये इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्टेन्ड, इट का मतलब यही रेने निकल, इट इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग NiAl एलॉय विद NaOH। तो जब NiAl एलॉय को NaOH के साथ में बॉयल किया जाता है तो आपको रेने निकल मिलता है, और जब इसको यूज करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन वाली बात भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों जो अगला मेथड है वो है कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। देखिए कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसको फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई भी ऐसा आपको दे दिया गया, कोई भी ऐसा दिया गया कि RCOONA है और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई हो और पूछा जाए क्या बनेगा, आप क्या करना, जो R है बस इसी का डबल करके बना देना RR। जो R है उसी का डबल करके क्या बनाना है, RR बना देना है। तो इसको बच्चों बोलते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक, बात समझ में आ गई? और पूरी बात यहां पे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए। ठीक, जैसे ये RCOONA था तो देखो ये COONA हट गया और जो R था इसी का डबल करके बन गया RR। और पूरी बात याद रखना, एनोड पे बन जाएगा RR प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
और कैथोड पे बनेगा NaOH प्लस H2। तो इसको बोला जाता है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब अगर केवल एक लिया था तो ऐसे RR बना देंगे। अब अगर मान लो दो अलग अलग लिए थे, एक में कार्बन की चेन अलग है, एक में कार्बन की चेन अलग है, एक में मान लो एक कार्बन की चेन है, एक में दो कार्बन की चेन है, तो क्या होगा? तो मिक्सचर बन जाता है जिसमें मेन जो प्रोडक्ट होगा वो तो होगा ये जो था R1 और ये था जो R2, इन दोनों को मिला के जो R1 R2 बना है ये मेन प्रोडक्ट है। लेकिन R1 के साथ R1 एंड R2 के साथ R2 ये लोग भी बन जाते हैं। हालांकि इस तरह से रिएक्शन कराई नहीं जाती है, ये केवल आपको बताया जाता है कि हाँ ऐसे बनेगा। जो मेन रिएक्शन इसकी है वो ये वाली है जिसमें एक कोई RCOONA या RCOOK होगा। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, आप R का डबल करके आंसर बता देना। R यहां पर एक कार्बन की चेन है, तो बच्चों इसको बोला जाता है कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके बाद अगला है बाई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। बाई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है जल्दी से इसको समझो। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है RMgX। RMgX और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से जब आपको एल्केन बनाना है तो एक बात बहुत कायदे से समझ लेना कि जो RMgX है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, आप चाहे इसकी रिएक्शन करा देना, ब्लैक ले लूं कलर तो ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा मोबाइल में या टीवी में जिसमें भी आप देख रहे हैं। RMgX यानी कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से कराई जाए जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन हो यानी कि अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से करा दें या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी अल्कोहल से करा दें, मैंने इसको R-OH ऐसे लिख दिया, या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दें, मैंने इसको R-COOH ऐसे लिख दिया, या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी प्राइमरी अमीन से करा दें R-NH2, या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी सेकेंडरी अमीन से करा दें यानी कि R-NHR, इस तरह से मैंने लिख दिया। या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिटिलीन से करा दें CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, ध्यान रखना है कि मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया एसिटिलीन, या फिर किसी भी प्राइमरी एल्काइन यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH से रिएक्शन करा दें। यहां पे मैं इसको R- लिखे दे रहा हूं, ट्रिक समझना। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है RMgX, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन कॉपी पे नोट्स बनाने हो तो बना लो, और नहीं तो इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक एक रिएक्शन बताई है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर वाटर से करा दें या किसी भी अल्कोहल से करा दें या कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दें या प्राइमरी अमीन से करा दें या सेकेंडरी अमीन से करा दें, टर्शरी अमीन नहीं, क्योंकि टर्शरी अमीन में एक्टिव H होता ही नहीं। टर्शरी अमीन कैसे होते हैं? ये होते हैं RNR, ये R-, डबल-, ट्रिपल-, ऐसे मैंने कर दिया। तो इसमें नाइट्रोजन के पास H होता ही नहीं है, इस वजह से यहां पे टर्शरी अमीन नहीं लिया गया। टर्शरी अमीन में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, तो टर्शरी अमीन आपको नहीं लेना था, ये नहीं लेना था। क्या क्या लेना था? वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, या फिर बच्चों आप ले सकते थे एसिटिलीन CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, या आप ले सकते थे कोई भी प्राइमरी एल्काइन। तो एक बात ध्यान रखना, इन लोगों में कार्बन का नंबर चाहे जितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में जो R है,
इस वाले R में आप केवल H लगा के आंसर बता देना, यही हो गया आपका आंसर। इन लोगों में जो R डैश मैंने लिखे, इनमें 1 2 3 4 5 6 चाहे जितने कार्बन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में जितने कार्बन हैं उसमें बस एक H लगा देना, या ऐसे समझ लो कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है इसमें जो MgX है, इस MgX को हटा देना और इसको हटा के यहां पर एक H, एक हाइड्रोजन लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये पूरी ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं जो लिखा था उसको जरा साफ करे दे रहा हूं, नहीं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अगर साफ कर दूंगा तो आप नोट नहीं कर पाओगे। तो इतने लोग लिए जा सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के R में H लगा के आंसर बताना है। इन लोगों में कार्बन का नंबर चाहे कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अगला है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस पे फटाफट आते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखिए अगला है बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सारी बातें पूरे पेज पे आ गई हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो फटाफट ले लो। यहां पर भी आपको छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है। देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी रिएक्शन, देखिए ये सारी की सारी रिएक्शंस रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ कराई गई हैं। रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है। क्या ट्रिक्स याद रखनी है? अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हो, रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन कराई जाए, बस OH को हटा के H लगा देना, आंसर आ जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में CHO लगा है, रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन कराई गई हो, तो CHO को हटाकर CH3 लगा देना, आंसर आ जाएगा। बाकी R की जगह पर 1 2 3 4 5 6 चाहे जितने कार्बन की चेन हो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। OH की जगह पे H लगाना, CHO की जगह पे CH3 लगाना। इसके बाद अगर किसी कंपाउंड में CO ग्रुप लगा हो यानी कि कीटोन, ये बच्चों CO जब लगा है तो ये क्या है? ये कीटोन है, तो CO की जगह पर CH2 कर देना। जैसे देखो RCO, R था इससे बन गया RCH2R, यानी कि CO की जगह पर CH2 कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर COOH ग्रुप लगा हो तो COOH को हटाकर CH3 लगा देना, COOH की जगह पर CH3। अगर RCOOR डैश, इस तरह से देखो, इसको R और इसको R डैश इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको आगे प्रोडक्ट समझने में दिक्कत ना आए। इस तरह का कोई कंपाउंड हो और रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस HI से ही हो रही है, तो अगर इस तरह का कंपाउंड है, रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन हुई, तो जो R है इस R से बना देना RCH3, लेकिन बच्चों जो R डैश है इस R डैश से बना देना R डैश H, यानी कि इस वाली कार्बन की चेन में एक CH3 लगा देना और इस वाली कार्बन की चेन में एक H लगा देना, आपको आंसर पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर कोई इस तरह से है यानी कि एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिखे दे रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? RCO का होल ट्वाइस O। ये बच्चों इस तरह से है RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और उसके बाद R, ठीक। तो ये जो लिखा था RCO का होल ट्वाइस O, देखिए RCO, तो RCO मिलके हो गया RCO का होल ट्वाइस O। ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, और इस एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन भी अगर रेड फास्फोरस प्लस HI से कराई जाए तो वही ट्रिक लगानी है जो अब तक ऊपर करते आए हो। इस वाले R में भी CH3 लगा देना और इस वाले R में भी CH3 लगा देना। इसी वजह से देखो RCH3
प्लस RCH3, तभी तो 2 बार लिखा है 2RCH3, समझ गए। इस वाले R में भी CH3 लगा के आंसर आएगा, इस वाले R में भी CH3 लगा के आंसर आएगा, तो इसमें RCH3 बना फिर RCH3 बना, इस वजह से 2 लिख दिए गए। अगर किसी कंपाउंड में COCl ग्रुप लगा हो, COCl एसिड क्लोराइड यानी कि एसिड हैलाइड है ये RCOCl, आप केवल इतना याद रखना COCl को हटाकर CH3 लगा देना, आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर CONH2 ग्रुप लगा है तो CONH2 ग्रुप को भी हटा के CH3 लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको याद कर लो। रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ जब रिएक्शन होती है तो आपको ट्रिक्स याद रखनी थी। ट्रिक्स क्या थी? रेड फॉस्फोरस प्लस HI जो होता है, इसकी वजह से OH को हटाकर H लगा देते हैं, CHO को हटाकर CH3 लगा देते हैं, CO को हटाकर CH2 लगा देते हैं, COOH को हटाकर CH3 लगा देते हैं। अगर इस तरह से है तो R में CH3 लगाते हैं, R डैश में H लगा देते हैं। अगर कोई एसिड एनहाइड्राइड है तो इसके दोनों R में CH3 लगा देते हैं, इसमें भी CH3 लगा देंगे, इसमें भी CH3 लगा देंगे। अगर COCl है तो COCl को हटाकर CH3 लगा देते हैं, और अगर CONH2 है तो इसको भी हटाकर CH3 लगा देते हैं। R की जगह पर कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट इसको लीजिए और उसके बाद मैं अगली रिएक्शन आपको बता रहा हूं। ठीक, तो ये हो गया बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके बाद बच्चों अगला है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन और एक इसमें होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। इनके बारे में जब आप लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर जो है एल्डिहाइड कीटोन, उसमें डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी आपको यहां पे इतना याद रखना है कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर CHO ग्रुप है, ठीक, इसको कन्वर्ट कर देना CH3 में, और अगर CO ग्रुप है यानी कि कीटोनिक ग्रुप है तो इसको कन्वर्ट कर देना CH2 ग्रुप में। कब? जब CHO ग्रुप या CO ग्रुप वाले की रिएक्शन कराई जा रही हो ZnHg एंड HCl के साथ में, ZnHg एंड HCl। बच्चों जब Hg लगा होता है तो उसको अभी मैंने बोला था अमलगमेटेड, तो इसको बोल देते हैं Zn प्लस Hg को बोल देते हैं अमलगमेटेड जिंक, और साथ में ले लिया कॉन्सेंट्रेट HCl। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन CHO ग्रुप या CO ग्रुप वाले की रिएक्शन अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेट HCl से कराते हैं तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि जो CHO ग्रुप होता है, CHO को हटाकर CH3 लगा देते हैं, और जो CO ग्रुप होता है CO को हटाकर CH2 लगा देते हैं। इसी को बोला जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। बाकी इनमें कार्बन की चेन जो भी लगी हुई है बिल्कुल वैसी लगी रहेगी, केवल CHO की जगह पे CH3 एंड CO की जगह पे CH2। एक होता है बच्चों वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जो मेन बात थी आपको याद हो गई होगी, देखो वही हुआ भी है। अभी जो मैंने आपको बताया है वही देखो हुआ भी है। मैंने क्या बोला था? CHO की जगह पर लगा देते हैं CH3, देखो CH3 लगा दिया, बाकी जो CH3 इसके पास था वो वैसे ही लिखा हुआ है। और इसी तरह से मैंने अभी बताया था कि CO की जगह पर लगा देते हैं CH2, तो देखो CO की जगह पे लगा दिया है CH2। तो इस तरह से क्लीमेंसन रिडक्शन की बात होती है खत्म। बिल्कुल इसी तरह से सेम यही आंसर आपको, यानी कि क्या आंसर? CHO की जगह पर लगा देंगे CH3, CO की जगह पे लगा देंगे CH2। यही आंसर आपको तब बताना है जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रेजीन एंड एल्कोक्साइड के साथ में। ठीक, मतलब ZnHg
HCl, इसकी जगह पर आप हाइड्रोजीन प्लस एल्कोक्साइड भी ले सकते हो। आंसर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, केवल रिएक्शन का नाम बदल जाता है। जब हाइड्रोजीन प्लस एल्कोक्साइड ले लेते हैं तो फिर उस रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं बोलते, फिर उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। आंसर बिल्कुल ऐसे ही बताना है जैसे ऊपर था, यानी कि जब ZnHg एंड HCl लिया तो बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। जब हाइड्रोजीन एंड एल्कोक्साइड लिया, हाइड्रोजीन ये होता है, हाइड्रोजीन सिंपल तरीके से मैं लिखे दे रहा हूं NH2.NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। तो जब हाइड्रोजीन एंड एल्कोक्साइड ये है, एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो CHO की जगह पर CH3, CO की जगह पे CH2 कर देते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन ये दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक, इसके बाद बच्चों जो अगला तरीका है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड। तो ये रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि जो एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है इसकी हाइड्रोलिसिस से मीथेन गैस बनती है CH4, एंड जो बेरिलियम कार्बाइड होता है इसकी हाइड्रोलिसिस से भी मीथेन गैस बनती है CH4। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनती है, बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनती है। ये दो रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट फटाफट इसका भी लो। इसके बाद बच्चों अगला जो तरीका है वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। तो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब कोई एल्कीन, यानी कि एल्कीन इस तरह के लोग RCH डबल बॉन्ड CH2, R कोई भी एक कार्बन की चेन हो सकती है। तो जब एल्कीन की रिएक्शन हम करा देते हैं B2H6 एंड CH3COOH के साथ, पहले B2H6 और बाद में CH3COOH, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड करना है, एल्केन बना देना है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी जगह पे आपको बना देना है RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना और उस हिसाब से हाइड्रोजन लगा देना। तो जो एल्कीन है उससे एल्केन बन जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। क्या तरीका था? RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन B2H6 प्लस CH3COOH के साथ में करा दी जाती है। इसके बाद बच्चों एक है बाय कोरे-हाउस सिंथेसिस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लीजिए। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन का कोरे-हाउस सिंथेसिस, जरा कोरे-हाउस सिंथेसिस भी देखो। अब आते हैं बाय कोरे-हाउस सिंथेसिस पर। तो बच्चों जो कोरे-हाउस सिंथेसिस है इसका जो यूज किया जाता है वो मेनली आपको याद रखना है अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए किया जाता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन का नंबर ऑड नंबर हो, जैसे कि 3 कार्बन, प्रोपेन, पेंटेन, इस तरह के लोग। अनसिमेट्रिकल जिनमें एक सिमेट्री ना हो, मतलब एक ऐसा एल्केन जिसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ा ना जा सके, तो हम उसको बोल देंगे अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो कोरे-हाउस सिंथेसिस ये अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोरे-हाउस सिंथेसिस में जो रिएक्शंस लिखी हैं इनको आसान भाषा में समझ लीजिए। ये आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हो कि एक कोई RX है और कहा जाए कि इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ in presence of ether and CuI, क्यूप्रस आयोडाइड, इसके साथ में रिएक्शन हुई है लिथियम, ईथर, CuI, और पूछा जाए क्या बनेगा, समझ जाना कि ये कोरे-हाउस सिंथेसिस का क्वेश्चन है। आप सिंपल सा बच्चों इतना करना कि जो R है बस इस R का डबल करके आंसर बता देना, यानी कि आप बता देना RR। ठीक,
यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कोरेहाउस सिंथेसिस में। दूसरे तरीके से ऐसे यही क्वेश्चन ऐसे हो सकता था, कहा जाए कि एक RH है और इसकी रिएक्शन कराई गई है LiR-2Cu, इस तरह से लिखा मिले। ठीक, RH कोई है और इसकी रिएक्शन कराई गई है किसी LiR-2Cu, इसको मैंने R' जानबूझ के लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे कि यहां की कार्बन चेन R है, यहां की R' है। ठीक है, और पूछा जाए कि क्या बनेगा, तो आप एक सिंपल सा काम कर देना बच्चों। वो काम ये है कि ये जो R है और ये जो R' है, इन दोनों को मिला के आंसर बता देना R'। तो ये भी कोरेहाउस सिंथेसिस है, ये भी कोरेहाउस सिंथेसिस है। इस रिएक्शन का जो मेन यूज किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। ये वाला जो तरीका मैंने लिखा है, इस तरह से इसका यूज कम किया जाता है, क्योंकि इस तरह से जो एल्केन बनते हैं वो सिमेट्रिकल बनते हैं और इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने में इसका यूज करते हैं। तो मेन यूज इसका होता है अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने में। ठीक, इसके बाद बच्चों एक तरीका था बाय डीसल्फराइजेशन। तो जो डीसल्फराइजेशन, इसमें RSSR' कोई इस तरह का कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल करा देते हैं। आपको यहां पर भी सिंपल सा तरीका याद रखना है कि जो R है इसमें एक H लगा के आंसर बता देना, और इसी तरह से जो R' है इसमें भी एक H लगा के आंसर बता देना। तो इसमें भी एक H लगा के बनेगा, प्लस इसमें भी एक H लगा के बनेगा। इस तरह से जो एल्केन बनाने के तरीके होते हैं वो तरीके बच्चों होते हैं खत्म। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, फिजिकल नेचर ऑफ एल्केन। तो बच्चों जो फिजिकल नेचर है इसमें कुछ बातें आपको सीधे सीधे रटनी है कि ये सारे के सारे लोग जो होते हैं एल्केन, ये सारे के सारे लोग होते हैं ऑल आर कलरलेस होते हैं, नो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, मतलब इनमें कोई भी खास स्मेल नहीं होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना, C1 से C4 तक जो होते हैं वो गैस होते हैं, C5 से C17 वाले एल्केन लिक्विड होते हैं और इनसे ज्यादा कार्बन वाले सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन डेर वाल्स फोर्स। बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैंने जो अभी आपसे बोला था, मैं इससे पहले करीब 6 घंटे का जो वीडियो बना चुका हूं उसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, घटता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक्सेप्शंस, वो सारी बातें मैंने डिटेल में उसमें बताई हैं। तो उनको यहां भी बताने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बातें हैं भी नहीं कि वो रटी जाएं, वो समझने वाली बातें हैं। तो वो आपको उस वीडियो में अच्छे से समझ में आएंगी, आपको वो वीडियो भी देखना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक है, ये नीचे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो, और इसके बाद बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं, केमिकल नेचर ऑफ एल्केन। तो जो केमिकल नेचर ऑफ एल्केन है इसमें जो रिएक्शंस हैं, इन सारी रिएक्शंस को आप उसी वीडियो में देखिएगा, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में ही आपको समझना है। तो अभी मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज जो एल्केन की होती हैं और एल्केन बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होते हैं उनका एक तरह से इंट्रोडक्शन समझ लो, चाहे रिवीजन समझ लो, वो करवा दिया है। इसको आप अच्छे से अभी पढ़ लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। और क्योंकि इसके बाद बच्चों वही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग इसकी रिएक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन कैसे होता है एल्केन का, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से होती हैं एल्केन में, आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है,
एरोमेटाइजेशन क्या है, डिहाइड्रोजनेशन क्या है, पाइरोलिसिस क्या है, ठीक है, तो मिथाइलेशन क्या है, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड क्या है। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शंस हैं जो आपको कायदे से अच्छे से समझनी है। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मिलेंगे, जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, अपलोड नहीं किया है, इसलिए कि पहले आप इतनी बातें जल्दी जल्दी से समझ लें, उसके बाद मैं उसको अपलोड करूंगा। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूं। इतना आप तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा जो चैनल है उसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और उससे ये होता है कि कभी कोई वीडियो अपलोड होता है वो आप तक नहीं पहुंच पाता, या आपको आप तक पहुंचता तो है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है। अब पता चला वीडियो अपलोड हो गया, 10 दिन तक आपको होश आई नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो बच्चों जल्दी से अभी का अभी तुरंत पूरे नोट्स बना के कायदे से अच्छे से पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा डिटेल में हैं। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत जल्दी का मतलब जैसे ही आप इसको तैयार करेंगे तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।